अनुराग शर्मा का नमस्कार। गिरिजेश राव की कहानी डेट, सलिल वर्मा के स्वर में। शनिवार का दिन समुद्र के किनारे डूब रहा था और मैं प्रतीक्षा में था। उसे अनजान भेंट ही कहूंगा। ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट में किसी ऐसे परिचित का होना अनिवार्य होता है जो दोनों को मिला दे। हमारे साथ ऐसा नहीं था। इंटरनेट को मनुष्य तो नहीं कह सकते ना। सांझ की थकान में नीचे आ गए सूरज के साथ पश्चिम के मकान भी पियरा गए थे। मुझे थमी सी बयार सांवरी लग रही थी जिसके रुख पर हल्दी का लेप लगा था। मैं अपने में मुस्कुराया। परिवेश भी मनुष्य की नकल करता है। यहाँ की सांवली महिलाएं मुख में हल्दी लगा घूमती जो हैं। पूरब में बदली सी थी या धुंध, पता नहीं लग रहा था, लेकिन इतना अवश्य था कि किनारे घूमते सैकड़ों लोगों में कोई सांझ में यूं डूबा न होगा जैसा मैं था। सब अपने आप में मगन थे। ठहरते सागर में कोई कितने संवाद घोल सकता है। मैं चकित भी था। मनुष्य अकेलेपन से कतराता है। जो भी उसका विस्तार है वो भीतर के निर्वात को भरने के लिए ही है, जिसे उसने जाने कितने भागों में बांटकर अलग अलग नाम दे रखे हैं। मैं भी उससे बचना चाहता था। यह भी कह सकता हूं कि एक 55 साल के किरानी के लिए वह अनिवार्य है, तब जबकि न कोई मित्र हो, न पत्नी हो और न बच्चे। उस दिन जाने क्या सूझी तो एक डेटिंग साइट पर चला गया, यह सोच कि कोई मिल ही जाए। मुझे किसी स्त्री मित्र की चाहना नहीं थी, लेकिन ऐसी साइट पर किसी पुरुष का पुरुष मित्र ढूंढना तो उसे समलैंगिक अधिक सिद्ध करता, जो कि मैं हूं नहीं। इस हास्यास्पद कारण से ही मैं स्त्री मित्र ढूंढने निकला। पुलिस द्वारा अपराधी की जांच पड़ताल सरीखे प्रश्न झेलकर प्रविष्ट हुआ तो उबकाई आने लगी। कुंठाओं के लिजलिजे चित्र सर्वत्र बिखरे थे। साइट डिजाइन करने वाला पक्का कुलोचन होगा, यह तय था। यूं ही पन्ने पलटते एक चित्रहीन प्रोफाइल पर ठहर गया। आयु 35 वर्ष, ऊंचाई 4 फीट 4 इंच, रुचि 55 से अधिक वय के पुरुष। विचित्र सी प्रोफाइल उलझाने वाली थी। ड्रॉप डाउन में वह चुनने में त्रुटि हुई होगी जिसे उसने बहुत दिनों से देखा ही नहीं होगा, लेकिन प्रोफाइल तो सक्रिय थी। उत्सुकता में मैंने अपनी पसंद जाहिर कर दी। 4 फीट 4 इंच। चैट से होते होते बातें जाने कब मोबाइल पर आ गईं और हम खुलते चले गए, लेकिन हमने एक दूसरे का न पता जांचा और न चित्रों की अदला बदली की। इस नम सींचते नगर में उमस बढ़ती जाए तो जीना मरना हो जाता है। ऐसे ही एक दिन का जब मैं रोना रो रहा था तो वो खिलखिला उठी। पता है, मैं सप्ताह में बस 3 दिन ही नहाती हूं। मैंने उसे फूहड़ गंधिनी कहते हुए बताया कि मैं दिन में 2 बार। तो मिलकर जान ही ले कि कौन अधिक गंधाता है, या किसकी खाल धुलते धुलते इतनी पतली हो गई है कि बयार भी चुभने लगी है। प्रस्ताव उधर से ही आया और शनिवार का दिन तय हुआ। उसने पूछा, तुम्हें पहचानूंगी कैसे? मैंने तुरंत बताया, काली टी शर्ट, इस नगर में कोई और नहीं पहनता होगा। क्यों भला? मैंने आज तक नहीं देखा। काले पर जमी पसीने की धारियां भद्दी जो लगेंगी। सूरज सोख कर देह स्वयं अपने को घायल कर लेगी सो अलग। खनक तेज हुई। अच्छा, तो कहां मिलेंगे? वहीं जहां मरुधर को उसकी लल्ली ने विदाई दी थी। वह प्रगल्भ हो चली। आना पक्का, सांझ को जब दिन डूबने लगे। लेकिन आर्य श्रेष्ठ, इन दोनों का परिचय भी कराएंगे? मैंने हंसते हुए उत्तर दिया, अरे एमजीआर और अम्मा, और कौन? दूसरी ओर अचानक ही शांति छा गई। मोबाइल एकदम से कट गया। मैंने दोबारा मिलाया, लेकिन आउट ऑफ कवरेज बताने लगा। आने वाले 2 दिन कोई बात न कोई चीत। मैं पुनरावलोकन करने लगा। मेरी हंसी में हल्कापन या असहज करने वाले संकेत तो नहीं थे। क्या कारण हो सकता है? वो ऐसी प्रूड तो नहीं है। मैंने कुछ अवांछित तो कहा नहीं? पता नहीं, लेकिन मैं जाऊंगा अवश्य। बालू के ऊपर दूर तक दुकानें टिमटिम हो चली थीं। नीचे रेती की पियराई सलवटों पर झंवराई चढ़ने लगी थी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं था। मैं ऐसे सोच रहा था जैसे उसे पहचानता हो। विरक्त हो मैंने पूरब की ओर दृष्टि फेरी। आश्चर्य हुआ कि बादल इतने लाल थे जैसे उनके पीछे दूसरा सूरज छिपा हो। छलना, मैं बुदबुदाया। ऊब इतनी गहन हो सकती है कि ध्यान की उच्चतम स्थिति जैसी हो जाए। उस किनारे तक पहुंच चुका था, फिर भी मैं बैठा रहा। मरुधर से जया मिलेगी ही। पश्चिम को निहारते आंखें थक गईं।
उस कद की कोई न दिखी कि पीछे से किसी ने कंधे पर थपकी दी। सॉरी देव, विलंब हो गया। वही थी, कुछ लोगों का स्वर मोबाइल से इतर कितना मधुर लगता है ना। मैंने आंखें घुमाई और ठगा सा रह गया। अवस्था उतनी ही थी, लेकिन देह तो सामान्य ऊंचाई की थी। अंग्रेजी औपचारिक वेशभूषा में वो आकर्षक लग रही थी। पांव में साधारण चप्पल ही थे, हाई हील नहीं। मुझे मुंह बाय देख वो खिलखिला उठी। अरे, जया को आसन ग्रहण करने के लिए नहीं कहेंगे आर्य श्रेष्ठ? वो सुन सके ऐसे मैं बुदबुदाया, उपविशद द्रविड़े, और हम दोनों खिलखिला उठे। उसने कहा, यू डोंट लुक दैट ओल्ड। मैंने पलट कर कहा, तुम भी उतनी नाटी नहीं हो नॉटी। मैंने एक नारियल पानी उसे थमाया और दूसरा स्वयं ले लिया। सही सही बताओ क्या करती हो? उसने उत्तर दिया, एक प्राइवेट फर्म में फाइनेंस देखती हूं। गुड्डी और मेरे लिए पर्याप्त है। गुड्डी? हाँ, मेरी बहन है, बेंगलोर में एमसीए कर रही है। मैं चुप हो गया। मौन कुछ खिंचा तो उसने ढीला किया। चुप क्यों हो गए? मैंने प्रतिप्रश्न किया। अम्मा और एमजीआर कहने पर तुम एकदम से क्यों चुप हो गई थी? उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, उस बात को आगे बढ़ाना ठीक नहीं होगा। पहली भेंट का स्वाद न बिगाड़ो, नारियल पानी पियो। मैंने मनुहार सी की, बताओ ना। उसने बात घुमा दी। जानते हो, एक तमिल कवि हुए हैं जिन्होंने नारियल की तुलना पयोधर से की है। तुम्हारे हाथ में जो है उसे देखो तो। वो कौतुक के साथ मुस्कुराने लगी। मैं लजा सा गया। ए, द ओल्ड मैन इज ब्लशिंग। उन खिलखिलाहटों से समुद्र की गरज भरती गई, ठीक वैसे जैसे सांझ को बाबा की धीर गंभीर समझावन के बीच यकायक मां किसी बच्चे को दुलराने लगती थी। सांवरी के दांत चमक उठे और मैंने कहा, बस बस, मेघ बरसने लगेंगे। बाढ़ से मुक्त हुए अभी अधिक दिन नहीं हुए। वो सहसा चुप हो गई और मैंने मन में उपमा गढ़ी, जैसे बादलों के बीच प्लेन का इंजन यकायक बंद हो जाए और वो नीचे धंसने लगे। सू। प्रकृतिस्थ हो उसने कहा, कुछ अपने बारे में कहो जेंटल ओल्ड मैन। मैंने प्रतिवाद किया, ओल्ड कहना आवश्यक था? उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हां, नहीं होते तो मैं तुमसे बातें कर रही होती। बताओ कहां से कहूं? अपने ब्याह से? हैं नहीं? हां, चलो बढ़ो। कुछ खास नहीं, कॉलेज में था तभी हो गया था। हैं लव मैरिज? द ग्रेट ओल्ड मैन। उसने अपने वक्ष आगे कर होठों पर हाथों से मूंछों की भंगिमा बनाई। ना रे, मैं मनहूसियत की सीमा तक मासूम था, सभी यौवनाओं का छोटा भाई। सोचकर ही हंसना आता है। इसमें हंसने की क्या बात हुई? हाँ, रोने की बात है। रोने की भी नहीं है। आगे आगे क्या कैसे हुआ? कुछ नहीं, हम लोग बचपन में ही ब्याह दिए गए थे। सयाना हुआ तो उसे ले आया, गौना कहते हैं हमारे यहाँ। उत्सुकता में उसकी आंखें और काली हुई थीं या नहीं, लेकिन मुझे तो लगी। वो उठ खड़ी हुई। वाह भाई वाह, सुनो सुनो सुनो, एक प्रेम कहानी, लव लेटरी। खूब चिट्ठीबाजी होती होगी? नहीं रे, उस आयु में ये सब कहाँ हो पाता। जब तक समझ आती तब तक घर का बूढ़ा अपनी पगड़ी बेटे के सिर पर रख हुक्का गुड़गुड़ाने चल दिया होता। ऐसा क्या? तुम्हारे बाबा कब? उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया और मैं बमक उठा। मरे तुम्हारा बाप मेरा अभी भी जीवित है और तुम जैसियों को आज भी अपनी मूंछों में बांध कर नचा सकता है। सॉरी बाबा, सॉरी। उनको मेरी आयु के भी 10-1 बरस लग जाएं। बताओगे भी कि क्या करते हो? तुम्हारी ही तरह नौकर हूं, ऊब कर यहां भाग आया। मैं ऊब के लिए नहीं, खूब के लिए आई हूं। मैंने पूछा, खूब? यस, टू अचीव स्टेट ऑफ फुलफिलमेंट। तुम भी यहां इसीलिए हो। हम सभी अपने खालीपन को भरने को व्याकुल कोटर भर हैं। उसका गंभीर उत्तर था जो मुझे आतंकित कर गया। जैसे किसी खंडहर के वृहद रखरखाव कार्यक्रम के दौरान हुई पुताई ने पुराना भले छिपा दिया हो, लेकिन वो जहां तहां से झांक रहा हो। उसकी हिंदी वैसा ही प्रभाव दे रही थी। मैं आतंकित सा हो रहा था। कोई छलना तो नहीं? पूछ बैठा, तुम्हारी हिंदी? उसकी आंखों की हंसी ने आगे कुछ पूछने ही नहीं दिया। प्रस्तावना तो लंबी दे सकती हूं, लेकिन समय नहीं है, कहते हुए वो पास खिसक आई। मैंने भी पार्श्व में खिसक उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। झुरझुरी का अनुभव मुझे हुआ, लेकिन देह कौन सी, अलग नहीं कर पाया। हम दोनों क्षितिज देखने लगे।
अचकचापन छिपाने को इससे अच्छा क्या हो सकता था। तनिक विराम के पश्चात उसने जारी रखा, हम लोग मूलतः गोवा से थे। पापा की पोस्टिंग बनारस में थी। सागर किनारे से गंगा तीरे का यह संयोग ऐसा था कि मुझे आज भी लगता है दोबारा नहीं हुआ होगा। मेरा बचपन गंगा के रामनगर तट की बालुका में खेलते बीता। नाव तो नाव कई बार तैरकर भी उस पार पहुंच जाती। पापा अजात शत्रु थे, लेकिन एक दिन पता नहीं क्यों, किसने, पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई, उन्हें काशी स्टेशन पर गोली मार दी। टिकट मैं ही ले आई थी। कैंट स्टेशन पर मैंने ही विदा किया था। मौन कितना लंबा खींच सकता है, कितना भी, लेकिन मृत्यु इतना नहीं। आंसू मृत्यु के तनाव को बहा देते हैं और हम व्यर्थ ही समय को श्रेय देते हैं। मुझे उसकी हिंदी समझ में आ गई थी। उसने एक बार मुझे भरपूर निहारा, जैसे कुछ पढ़ सी रही हो, और पुनः उस क्षितिज की ओर हो गई जो अब था ही नहीं। सबके पास संघर्ष की कोई ना कोई कहानी होती ही है। तुम्हें सुनाकर बोर नहीं करूंगी। जया और मरुधर पर मेरी प्रतिक्रिया तुम्हें सता रही होगी। सुनाती हूं, ऐसा क्यों है। इस बार उसने मेरा सिर खींचकर अपने कंधे पर टिका लिया। रखे रहो, भरोसा होता है। पुरुष समाज में स्त्री अवचेतन में 3 पुरुषों की कामना रखती है, पिता, भाई और संगी। पुरुष कितनों की रखते हैं मुझे नहीं पता। क्यों रखती है बताना मेरे वश का नहीं। तीनों अलग अलग हों कोई आवश्यक नहीं। कभी कभी वह निरे रक्त संबंध और बायोलॉजी से बहुत आगे बढ़ जाती है। किसी एक में 3 मिल जाएं तो उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। ना, सिर ना हटाना, उसी के सहारे तो कह रही हूं। इस समय तुम नहीं, मेरा आरोपण हो। जया के पिता उसके बचपन में ही चल बसे थे। ये कहें कि वो इतनी छोटी थी कि उसे स्मृति ही नहीं तो अतिशयोक्ति न होगी। मरुधर में उसकी खोज पूरी हुई। संसार जिसे अवैध संबंध कहता है वह संसारातीत होता है। सम नहीं, विषम, किंतु सम को समोए। संसार रखैल और उल्टा कहता है तो वह उसके मानक होते हैं। लेकिन उनका क्या जो उन मानकों से अपने को परे रखते हैं। एकाध बजर ढीठ हो जाते हैं, परवाह नहीं करते। जया और मरुधर भी उन्हीं में से एक थे। घिरती सांझ और पीली हो चुकी थी। दूर कहीं गेरुआ काला हो रहा था और मैं अपनी पूरी देह को भिगोते स्वेद का अनुभव कर रहा था। सिर उठाकर देखा और पुनः रख दिया। तट पर दीप्त होते एकाध लट्टुओं की पृष्ठभूमि में किलोल करते घूमते लोग आंखों में स्थिर हो गए। सिर ही नहीं, सब कुछ स्थिर था। कैसी चलती फिरती स्थिरता थी। जाने कब उसके कंधे भीगे होंगे। मुझे नहीं पता कि मेरे आंसू थे या 2 देहों के स्वेद। इतना याद है कि उसने अपने कंधे और मेरे सिर के बीच अपनी हथेली लगा दी थी। उसके कहे नारियल पयोधर और हाथ की सोच मैं सिहर उठा। मैं लेट गया और वह मुझे थपकी सी देने लगी। आगे और सुनोगे? मैंने बच्चे से हुंकारी भरी। संगी ढूंढ ली हूं। भाई और पिता की खोज ने मुझे डेटिंग पर विवश किया। कन्यादान के लिए ये दोनों चाहिए ना। तुम किस लिए हो जानती हूं। सोचो कि महानगर में एक आधुनिक कुमारी का बाप और बीर कैसे ढूंढ पाती। नियति के तार में कोई कोई अपने आप से नहीं जुड़े होते, जोड़ने पड़ते हैं। सोचो कि वैसा विचित्र प्रोफाइल नहीं देती तो तुम कैसे मिलते। हो सकता है कि तुम अभी तक उबर न पाए हो, लेकिन मेरा मन कहता है कि तुम्हारा मन समझ गया होगा। तुम यहां नर-मादा संबंध के लिए तो नहीं आए थे ना। मैंने हुंकारी भर दी। तुम साइट पर परिपाटी से परे एक नितांत अपने वाले की खोज में रैंडम आजमाए गए थे और मैं मिल गई। लकी हो या नहीं? मैंने पुनः हुंकारी भर दी। मैं भी लकी हूं। अपने को कहां फिट पाते हो बताओ। अब सांझ नहीं रह गई थी। लट्टुओं ने गतर गतर उदास उजाला छिड़क दिया था और मैं गढ़वाए आकाश में आकार ढूंढ रहा था। लेटे ही लेटे मैंने उसे अपनी ओर खींचा और वह मुझ पर उतर आई। उसका सिर हाथ में ले और निकट किया तो निकटता में परफ्यूम की धीमी गंध खुल गई। उसकी सांसें दुधमुहे बच्चे सी महक रही थी। होठों से हट मैं मस्तक चूमने चला। लगा कि कुछ अवांछित मन में है, इसलिए हिचक है। जाने कहां से किसी मैक्सिकन फिल्म का दृश्य ध्यान में आ गया जिसमें एक युवा पुत्र ने अपने पिता की मित्र से लजाते हुए कहा था, डैड अभी भी मुझे होठों पर चूमते हैं।
मैंने खींचकर सीने से लगा उसके होंठ चूम लिए। दुधमुही को जैसे जीवन मिल गया था। वापस आते हुए उसने अपनी बाहें मेरी बाहों में फंसा दी, फेल्ट कैप को मेरे सिर से उतार अपने पर रख लिया और यूं सटकर सहारा लेते चलने लगी जैसे प्रेमी प्रेमिका चलते हैं। उसने चुहल की, योर फ्रेम फिट्स बेटर दैन योर फ्यूचर सन इन लॉ। इस अंधेरे में जो देखेंगे कहेंगे क्या जोड़ी है। बापू, कल ठीक ठाक हुलिया बना 5 बजे शाम को कन्नगी की प्रतिमा के पास आ जाना। भावी जमाता से मिलना होगा। आना अवश्य, नहीं तो देवी कन्नगी का शाप तुम्हारे पुहार की ऐसी की तैसी कर देगा। चेन्नई कड़करई का लोकल रेल स्टेशन पास आ गया था। उसने कहा, यहीं ठहरो, मैं टिकट लेकर आती हूं। मैंने रोका, रहने दो, मेरे पास मासिक टिकट है। तुम्हें विदा भी तो करना है बापू, टिकट तो लूंगी ही। अगले स्टेशन पर फिर से मरमरा मत जाना, बीर को भी तो ढूंढना है। मजाक कर रही थी। अब टाइम नहीं ढूंढ ढांड की, तुम ही सब हो। फैमिली बनाने में और लेट नहीं करनी। उसने फेल्ट कैप वापस मेरे सिर पे रख दिया और मैं टिकट की प्रतीक्षा में वहीं कर्ब पर बैठ गया। नीचे समय की दबी हुई रेत थी, काशी की मीठी बालू, चेन्नई की नमकीन।